नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता इतिहास, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसमें हम अध्याय 7 आधुनिकीकरण के रास्ते। हमारे इस अध्याय में चर्चा के बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। जापान में मेइजी पुनर्स्थापना, ये किस प्रकार से हुई, मेइजी कौन थे, उनकी क्या पुनर्स्थापना थी जिससे कि जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर चल पड़ा। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिक राष्ट्रों की भांति, जो कि उस समय अमेरिका आदर्श मॉडल के रूप में था, उसकी भांति आधुनिकीकरण औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिक मजदूर किस प्रकार से, जो औद्योगिकरण के फलस्वरूप नया सामाजिक ढांचा बना, उनमें औद्योगिक मजदूरों की कैसी संख्या थी और कैसी उनकी स्थिति थी। आक्रामक राष्ट्रवाद, किस प्रकार जापान आक्रामक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध तक उसको जाना पड़ा और एक बड़ा विध्वंस उसको झेलना पड़ा। मेइजी पुनर्स्थापना 1867 से 68 में जापान की जो राजवंश है, उसमें मेइजी वंश के नेतृत्व में जो तोकुगावा वंश का शासन था, वो समाप्त हो गया। मेइजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। मेइजी मुख्यतः मुत्सुहितो को कहते हैं, जो युवा शासक बने थे। मेइजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। उसमें क्या हुआ कि देश में तरह तरह का जब असंतोष व्याप्त था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि 1853 में अमेरिका ने अपने एक दूत कोमोडोर मैथ्यू पेरी, जिसका जीवन काल 1794 से 1858 है, इसे जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा, जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जापान ने अगले साल एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने जहाजी बेड़ों के लिए ईंधन लेने, मरम्मत, पानी इत्यादि की आवश्यकता के लिए कुछ जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार कर रहा था, और वो था केवल हॉलैंड। लेकिन जब कोमोडोर पेरी, उसका आगमन जापान में हुआ, तो उसके आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जापान के सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा जो शोगुन शासक थे, उनको जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया, और जो सम्राट थे मेजी यानी मुत्सुहितो, उनको क्योतो राजमहल से लेकर के और एदो के राजमहल में लाया गया। एदो को अब सम्राट की राजधानी बना दिया गया, जो कि पहले शोगुनों की राजधानी हुआ करता था, और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो। टोक्यो का शाब्दिक अर्थ है पूर्वी राजधानी। आधुनिक अधिकारीगण और लोग ये मानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर
अपने औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। और ब्रिटिशर्सों के हाथ चीन की हार खबरें उन्होंने देखी थी जो सब जगह फैल रही थी, और इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी एक न एक दिन इसी प्रकार से किसी का उपनिवेश बनाया जा सकता है। तो बहुत से विद्वान और जो नेता थे वो यूरोप के एक नए विचारों से ये सीखना चाहते थे कि बजाय उनसे अपेक्षा करने के कि जैसा कि चीन ने किया था कि कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए उनसे दूरी बनाए रखना चाहते थे। बहुत से विद्वान और यूरोपीय नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना तो चाहते थे, बजाय उन उपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से उनको दूर रखना चाहते थे। हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार बैठे थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने का अपना एक तर्क दिया। सरकार ने हुकोकू क्योहे यानी समृद्ध देश मजबूत सेना इस नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। तो सम्राट उस समय यानी उस व्यवस्था से यानी जापानी विद्वानों का अभिप्राय था कि एक सम्राट व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना ये इकट्ठा होकर के सत्ता चलाते थे, और नौकरशाही व सेना ये सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भी भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे जापान की परंपरा में सूर्य देवी का वंशज माना जाता था, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज में सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राजज्ञा ने लोगों को पढ़ने और जनता के सार्वजनिक व साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। ये हो गया सम्राट व्यवस्था। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूलों को जाना अनिवार्य कर दिया गया, और 1910 तक लगभग ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की जो फीस होती थी वो बहुत कम थी, और शुरू शुरू में जो पाठ्यक्रम थे वो पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी। लेकिन 1870 के दशक के आते आते उस पाठ्यक्रम में आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ उनको बताया गया कि राज्य के प्रति निष्ठा और जो जापानी इतिहास है उसके अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा।
तो जो शिक्षा मंत्रालय था, उसका कार्य था पाठ्यचर्या पर किताबों का चयन करना और शिक्षकों के जो प्रशिक्षण हैं उस पर नियंत्रण रखना था। जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ाया जाना जरूरी था। जैसे किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा उसमें दी जाती थी। ये मेजी पुनर्स्थापना की इसमें थी। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने जो पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदल करके एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, इसलिए यानी स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके तो राजस्व बहुत जरूरी था। साथ ही ये इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों के रूप में काम आ सके और 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सकें, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सकें और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। ये नई बात थी। सेना और नौकरशाही का को जो है वो सीधा सम्राट के निर्देश पर रखा गया था। यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण से बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के उद्देश्य से मजबूत विदेश नीति के लिए सरकार पर दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ उसकी लड़ाइयां हुई। दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में की जाती थी। सम्राट आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को एक प्रकार से कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। इस चित्र में आप कोमोडोर पेरी के जहाज को देख सकते हैं। ये जो जापानी जिन्हें काले जहाज यानी इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोल तार से सीलबंद किया जाता था, ऐसा कहते थे। उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टूनों में दिखाया गया था जिसमें अजीबोगरीब गरीब विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया है। ये चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। आज विद्वान हालांकि यह तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद ही नहीं था, क्योंकि उसकी पूर्व एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। इसी तरह से ये चित्र है कोमोडोर पेरी का, कि जापानी जो है अपनी निगाह में कोमोडोर पेरी को किस प्रकार से देखते थे। तो जैसे पिछले पाठों में भी बताया गया है कि जिन लोगों को पसंद नहीं किया जाता है, जिनके प्रति अच्छी धारणा नहीं होती है, उनके चित्रों को में क्रूरता, लालचीपन ये सब दिखाया जाता है। ऐसा ही इसमें भी हम देख सकते हैं कि जापानियों ने पेरी का उस ढंग से स्वागत नहीं किया। हालांकि पेरी के आगमन के बाद ही जापान का कायापलट हुआ। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, तो मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा
अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगा करके खूब सारा धन इकट्ठा किया गया, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक था। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए जापान में रेल लाइनों का विचार किया गया और पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और जो पास का नगर है योकोहामा, उस उन बंदरगाहों के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उन्होंने विदेश भी भेजा। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का भी प्रारंभ हुआ। मुत्सुबिशी और सुमितोमो, ये दो बड़ी कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली थी। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाजों में होने लगा। जाइबात्सु यानी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण होता था, उनको जाइबात्सु कहा जाता था। तो उनका प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। इन बड़े व्यापार में उनकी पूंजी लगी होती थी। 1872 में जापान की जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो कि 1920 में बढ़ करके 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को अधिक सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू जो था होकाइडो, उसकी ओर था, जो काफी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राजील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ। उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी, लेकिन आगे चल करके 1935 तक ये बढ़ करके 32% हो गई। 32% का मतलब 2.25 करोड़, इतने लोग शहरों में रहने लग गए। यानी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। औद्योगिक मजदूर यानी औद्योगिक मजदूरों की संख्या वर्ष 1870 में 7 लाख से बढ़कर के सन 1913 में यह 40 लाख पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग होते थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं होती थी। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं द्वारा ही किया गया था। ये ध्यान देने योग्य बात है। सन 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की जो संख्या थी कारखानों में, महिलाओं की संख्या से जाकर के अधिक हुई। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी थी। 100 से ज्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या सन 1909 में 1000 थी। लेकिन 1920 आते आते यह 2000 से ज्यादा हो गई।
और 1930 के दशक में तो यह बढ़ करके 4000 हो गई। इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे, यानी कारखानों की संख्या बहुत अधिक थी। इससे जो परिवार केंद्रित विचारधारा थी वो बनी रही। इसी तरह यानी जिस तरह से राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था है उसका सहारा था, जहां सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य रहे एक तनाको शूजू, इन्होंने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा था, जब उस समय 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को इस बार जो है पर्यावरण के विनाश पर कार्रवाई करने के लिए यानी उन्होंने मजबूर कर दिया। एक किसान के बेटे थे ये तनाका शोजो। इन्होंने अपनी पढ़ाई स्वयं की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभर कर सामने आए। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डाइट में सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं लगानी चाहिए। आशियो खान से वातारासी नदी में प्रदूषण निरंतर फैल रहा था, जिसके कारण से 100 वर्ग मील की जो कृषि भूमि थी वो बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार उससे प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े, जिससे 1904 तक फसल यानी सामान्य हो पाई। यानी जिस तेजी से औद्योगिक कारखाने बढ़ेंगे उसी तेजी से प्रदूषण भी बढ़ेगा और समय समय पर जागरूक लोग ऐसे प्रदूषण का रोकने के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर कपड़े के एक कारखाने में श्रमिक काम कर रहे हैं, तो ये बताया गया है। ये जापान का है। श्रमिक किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। आक्रामक राष्ट्रवाद ये कैसे बढ़ा कि मेजी संविधान वह सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट यानी वहाँ की संसद बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। यानी जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच उस समय की जो जर्मनी की सोच थी उससे प्रभावित थी। शाही पुनर्स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग गठन किया। 1918 और 1931 के दौरान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद स्थापित किए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुला करके एक राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषद बनाई। तो ये इस एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से ये माना जाने लगा था कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है, उस पर सरकार का या सम्राट का कोई नियंत्रण नहीं है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही जो है मंत्री बन सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान
पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। तो इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले जो उच्चतम करों की दर थी, उसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने में इस्तेमाल किया जाता था, कि ताकि अगर सेना मजबूत रहेगी तो उनका देश मजबूत रहेगा। एक पत्रिका का, आप जापानी पत्रिका का जो आवरण पृष्ठ है उसको आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो नौजवान हैं उनको कुछ शारीरिक कवायद करते हुए दिखाया गया है कि वो लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। लड़ेंगे किसके लिए? देश के लिए लड़ेंगे, नौजवान लड़ेंगे, अपने अपने देश को मजबूत बनाएंगे। तो यह दिखाता है कि उस समय जापान में सैन्यवाद कितना प्रभावी था। इसी तरह से छात्र सैनिकों के चित्र आप देख सकते हैं कि सेना में जो छात्र हैं, यानी शिक्षा पूर्ण करते ही वो लोग सेना की कवायतों में शामिल हो जाते थे और सेना में अपने हिस्से, अपने योगदान उसमें करते थे। और कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन की दृष्टि से है। अमेरिका जापान के साथ समझौते में क्यों रुचि ले रहा था? तो इसमें हमने आपको बताया कि हालांकि जापान के दरवाजे पश्चिमी जगत के लिए प्रायः बंद ही थे, लेकिन अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया था और उसके जहाज पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे। तो उसका मार्ग जो है बहुत लंबा था, रास्ते में जापान पड़ता था। तो उनको जो है अपने जहाज़ों की मरम्मत के लिए, रसद सामग्री के लिए, पानी के लिए वहाँ पर ठिकाना चाहिए था। तो इसलिए वो वहाँ पर अपना मित्र राष्ट्र चाहते थे कि ताकि वो अपने कुछ मदद वहाँ पर ले सकें। इसलिए उसको अपना समर्थक देश वहाँ पर चाहिए था, इसलिए उसकी जापान में बड़ी रुचि थी। कोमोडोर पेरी कौन था? इसमें बताया कि कोमोडोर मैथ्यू पेरी वो अमेरिका का एक दूत था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फिल्मोर थे, तो उनका पत्र लेकर के वो शोगुनों के पास आया था। उस समय शोगुन सत्ता चला रहे थे। तो 1853 में वो आया और इसने अपना पत्र दिया कि हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, हमारे लिए खोल दो, कुछ बंदरगाह खोल दीजिए। और अगले साल उसने कहा कि मैं फिर आऊँगा, तब तक आप विचार कर लेना। तो जब ये वापस लौट करके चला गया, तब जापान के लोगों ने उसमें विचार विमर्श किया और जब वो 1854 में दोबारा आया तो दोनों के बीच समझौता हो गया, जिसको कानागावा की संधि कहते हैं। उसके बाद जापान का कायापलट होना शुरू हो गया, शोगुनों की सत्ता समाप्त हो गई और मेजी पुनर्स्थापना शुरू हुई। मेजी पुनर्स्थापना से जापान में क्या परिवर्तन हुए? जैसा मैंने बताया कि मेजी की पुनर्स्थापना के बाद मेजी, उन्होंने जो सम्राट थे मुत्सुहितो, उनको मेजी कहते थे, यानी प्रबुद्ध शासक कहते थे। तो उन्होंने जापान का तीव्र विकास करना सुनिश्चित किया, यानी हर क्षेत्र में, चाहे वो कर जगत हो, कौशल का विकास हो, उद्योग की नीति हो, शिक्षा की नीति हो, प्रशिक्षण, सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने शुरू किए। जापान में सैन्यवाद क्यों बढ़ा? तो सैन्यवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि जब विदेशियों के लिए द्वार खोल दिए, तो जिस प्रकार से चीन, भारत इत्यादि जो कई देश थे, वो औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने उपनिवेशों के रूप में बदल दिए गए थे। जापान के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए जापानी नेताओं ने, जो सैन्यवाद के समर्थक थे, उन्होंने ये कहा कि उनकी सेना मजबूत रहेगी तो उनका राष्ट्र मजबूत रहेगा, और मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत सेना आवश्यक है। हमने इस पाठ में इस प्रकार से चर्चा की
मेiji पुनर्स्थापना के बारे में, जिसके बारे में पूरा आपको बताया गया है। अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से आधुनिकीकरण हुआ, औद्योगिक मजदूरों की क्या स्थिति थी, और आक्रामक राष्ट्रवाद किस तरह से वहां पर पनपा। इस विषय पर हमने आपसे पर्याप्त चर्चा की। कुछ प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं। कोमोडोर पेरी के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। कोमोडोर पेरी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंटरेस्टेड है उसका आना, और उसका जापान के साथ समझौता करना एक युगांतकारी कार्य था। तो इसको आप अन्य अध्ययनों से पढ़ करके उस पर कुछ लिखेंगे। आप अपने घरों में किन किन जापानी उत्पादों का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। हमारे घरों में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो हम जापान से मंगाते हैं, तो उनके बारे में आप देखना कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आज के इतिहास अध्ययन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।